चलिए बच्चे, आज हम बात करते हैं थोड़ा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बारे में। और जहां पे हम पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वी हैव टू नो अबाउट स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, और उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, उसके बारे में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के अंदर, सॉरी, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और समझते हैं पहले इसके पूरे के पूरे डेटा को। मान लीजिए कि लेटर सपोज यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि एक स्टेशनरी सरफेस इस तरीके से लगा हुआ है। ओके, इस स्टेशनरी सरफेस में यहाँ पे ऐसे करके स्प्रिंग लगा हुआ है और स्प्रिंग के पास यहाँ पे एक ब्लॉक है। दिस ब्लॉक कैरीज अ मास एम। अग्रीड। मान लेते हैं कि इसका वजन, इस ब्लॉक का जो वेट है, दैट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द फोर्स mg। ठीक है। और एक fs, दैट इज अ स्प्रिंग फोर्स, इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ भी स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो कुछ देर के बाद क्या होगा, चलो सोचते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल करते हैं कि व्हाट हैपन, व्हाट विल गोइंग टू हैपन। मान लो कि लेटर सपोज यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये ड्रॉ करने वाला लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इसके एनएल को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनएल भैया? दैट इज द नेचुरल लेंथ। मान लो कि नेचुरल लेंथ इसका रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे। कुछ देर के बाद अगर मैं इसको ऐसे करके छोड़ दूं तो व्हाट विल गोइंग टू हैपन, सोचो इसका नेक्स्ट डायग्राम क्या होगा। कि अगर इस पे लगातार वजन लगता रहे तो बच्चे स्प्रिंग ऐसे नहीं रह जाएगी। ये स्प्रिंग कुछ देर के बाद फैलना चालू कर जाएगी इस तरीके से, और फैलते फैलते यहाँ कुछ चली आएगी। मतलब जो इसका एक्चुअल लेंथ था उससे ये थोड़ा डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ चली आएगी। बोलो हाँ या ना? ठीक है। ओके। और अगर ये थोड़ी डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ चली आएगी तो मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट का डेटा कुछ एक्स नॉट हो गया। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? एक्स नॉट। क्यों? क्योंकि इसका वजन नीचे लग रहा था। और यहाँ पे मान के चलो ये आके रेस्ट में हो गए। इट इज एट द स्टेशनरी पोजिशन। कौन से पोजिशन पे जल्दी बताओ? स्टेशनरी पोजिशन पे चली है। स्टेशनरी पोजीशन कह लो, या दूसरे शब्दों में बेटा इसे कह लेते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पे स्प्रिंग आके अब स्थिर हो चुकी है। और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट चल चुकी है? एक्स नॉट। और अगर ये एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट चल चुकी है, ऑब्वियस ही बात है एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट चल चुकी है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, सोच के बताना, स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा। स्प्रिंग को तुम फैलाओगे तो वो सिकुड़ने की कोशिश करेगी, और स्प्रिंग को अगर सिकोड़ोगे तो वो फैलने की कोशिश करेगी। तो स्प्रिंग अभी भी सिकुड़ना ही चाहेगी इस तरीके से। बट गौर करना होगा कि वजन इसका अभी भी डाउनवर्ड ही लग रहा है, mg। mg इज नाउ वर्किंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और पहले भी वर्क mg डाउनवर्ड ही कर रहा था। बट यहाँ पे ये इन एक्सटेंडेड फॉर्म में था, और यहाँ पे एक्सटेंड होके चला आया। और ये जो एक्स नॉट है, दैट इज द इक्विलिब्रियम डिस्प्लेसमेंट जो कि स्प्रिंग ने सफर किया। बोलो हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि अपने जगह से वो स्थिर हो, निकल के यहाँ पे आके स्थिर हो गया। और अगर ये रेस्ट होम में आ गया तो क्या हम इस वाले के लिए एक इक्वेशन ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि इसका इक्वेशन होगा कि जितना फोर्स ऊपर लग रहा होगा उतना ही फोर्स नीचे लग रहा होगा। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? एफ एस। नीचे कितना फोर्स लग रहा है? एम जी। तो एफ एस को किसके बराबर कर सकते हैं? एम जी के बराबर। द स्प्रिंग फोर्स इज एक्टिंग विद द एम जी फोर्स। एम जी नीचे लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है। तो एफ एस को हम लोग लिख सकते हैं के इंटू एक्स नॉट, दैट इज इक्वल टू एम जी। ये के एक्स नॉट कहाँ से है बच्चे? दिस लॉ इज कॉल्ड एज अ हुक्स लॉ। उसके यहाँ से मुझे हुक्स लॉ, उससे निकल के आया ये फॉर्मूला, जहाँ पे स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है के इंटू एक्स। के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, और एक्स वो डिस्प्लेसमेंट है जो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से एक्स्ट्रा चलता है। मान के चलो इसका नेचुरल लेंथ एनएल था, तो ये अपने नेचुरल लेंथ से कितना नीचे चला गया? एक्स नॉट लेंथ नीचे चला गया। तो उसका फॉर्मूला बन जाए, स्प्रिंग फोर्स का बन जाएगा के इंटू एक्स नॉट। दैट इज के इंटू एक्स नॉट मैंने यहाँ पे लिखा है। तो वो किसके बराबर होगा? एम जी, क्योंकि एम जी नीचे लग रहा है, एफ एस किधर लग रहा है? ऊपर। तो मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। यहाँ से बातें समझ में आ गई। तो के एक्स नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? एम जी के बराबर हो गया। यहाँ तक की पूरी कहानी क्लियर है सबको? एक बार मैं चेक कर लेता अपना ऑडियो। ठीक है, चलो क्लियर है। तो जैसे ये हुआ तो उसके बाद मैं आऊंगा, इसको मुझे पता करना है कि ऐसे सेल्स में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में। चलिए प्रीवियस दो डायग्राम को हम लोग देख लेते हैं। ये स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ में था। ओके, यहाँ पे अपने नेचुरल लेंथ में था। इस पे नीचे mg फोर्स डाउनवर्ड वर्क कर रहा, स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था। कुछ देर के बाद ये स्प्रिंग फैलता है, और फैलने के बाद
ये mg फोर्स किधर लगेगा बोलो, नीचे की तरफ, और ये अपने नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट लेंथ नीचे चला आता है, और इस पे स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, दैट इज इक्वल टू के एक्स नॉट। अब चलो आगे क्या होगा। मान लो कि ये स्प्रिंग में के एक्स नॉट का एक्सटेंशन हो चुका है एक्स नॉट का। अब तुम क्या करते हो कि अगर मान के चलो ये फैली स्प्रिंग है, और इसका अब एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट मान लेते हो, इसका नेचुरल लेंथ यहाँ से था, और इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट अब हो चुका है एक्स नॉट। ओके, अब क्या किया तुमने, इसको इक्विलिब्रियम, मैंने कहा था इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम गेन कर लेगा, तो मैंने इसको इक्विलिब्रियम पे रख दिया। अब मेरा मन है कि मैं इस स्प्रिंग को एक्स डिस्प्लेसमेंट और नीचे खिसका के ले चलो। ठीक है, कितना एक्स डिस्प्लेसमेंट, और अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट हम नीचे खिसका के ले चलेंगे स्प्रिंग को, एक्स डिस्प्लेसमेंट, तो एमजी किधर लग रहा होगा, नीचे। एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे खिसकाया मैंने इसको, तो क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन एज अ मीन पोजीशन वर्क करने लगता है, किसके तरह, मीन पोजीशन की तरह। और फर्दर तुम इसको खींचोगे, तो जितना ये नीचे जाएगा उतना ये भाई साहब ऊपर भी जाएगा, एक्स डिस्प्लेसमेंट ऊपर भी जाएगा। ठीक है, कंडीशन अप्लाइड, ये जो एक्स का वैल्यू है वो लेसर होना चाहिए एक्स नॉट से। वैसे बोल रहा हूँ, इसका नेचुरल लेंथ जितना भी था, उससे तुमने एक्स नॉट लेंथ नीचे की तरफ ले गए, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चलाया, फिर फर्दर तुमने उसको एक्स और नीचे खींचा, तो ये वर्क करने लगेगा एज अ मीन पोजीशन, और ये एक्स जितना नीचे जाएगा उतना ही एक्स ये ऊपर जाएगा, और ये दोनों पॉइंट इसके एक्सट्रीम पोजीशंस की तरह वर्क करेंगे। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में प्लीज लुक एट द स्टाइलस, इन दोनों के पॉइंट के बीच में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट कर देगा, टू एंड फ्रो मोशन, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, और ये इसका मीन पोजीशन की तरह वर्क करेगा। ओके, तो आप बताओ कि अगर इसका नेचुरल लेंथ ये था, पहले इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट था, अब इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट भी हो गया, और एक्स तुमने एक्स्ट्रा और खींच दिया, तो अगर मैं पूछता हूँ कि इस पे अब कितना स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, व्हाट इज द टोटल स्प्रिंग फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन इट, तो आप लिख सकते हो कि स्प्रिंग फोर्स का जो वैल्यू यहाँ पे लगेगा, दैट स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस एक्स नॉट। यहाँ पे लग रहा होगा ये फोर्स, क्या लगेगा, के एक्स प्लस एक्स नॉट लग रहा होगा। स्प्रिंग फोर्स इस पे कितना लग रहा होगा, चलिए बताओ, के एक्स प्लस एक्स नॉट, के एक्स प्लस क्या, चलिए बताओ, ऐसे एक्स नॉट लग रहा होगा। तो मैं पूछता हूँ नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, क्या चीज, नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। तो नेट फोर्स अगर कहोगे तो एमजी किधर लग रहा होगा, नीचे, और के इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट, सॉरी 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 सॉरी, हाँ एमजी किधर लग रहा होगा, नीचे, और के एक्स प्लस एक्स नॉट ऊपर लग रहा होगा। सुनो, स्प्रिंग फोर्स अभी ब्लॉक है, स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है, ठीक है, और एमजी किधर लग रहा है, नीचे। स्प्रिंग फोर्स का डेटा आ गया तुम्हारे पास, निकल गया के एक्स प्लस एक्स नॉट। ठीक है, अब ये ऑसिलेट कर रहा है, तो अभी वो ऑसिलेशन करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये फोर्स अगर इस पे डोमिनेट नहीं करेगा, तो ये भाई सब ऊपर कैसे जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, स्प्रिंग फोर्स इज ग्रेटर देन एमजी फोर्स। तो नेट फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, मुझे बताओ कैसे, दैट इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स माइनस एमजी। स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर, के इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट, माइनस क्या चाहिए बताओ, एमजी। तो के की जगह यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस एम जी, लिख सकते हैं क्या। क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि भैया ये ऊपर जाएगा ना, बताओ ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के, एक मिनट देखो यार, ये इसका इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम के नीचे तुमने खींचा बच्चे, ये फिर ऊपर गया, क्यों ऊपर गया, तो स्प्रिंग फोर्स जरूर डोमिनेट किया होगा एमजी को, तभी तो गया होगा, तो इसलिए मैंने लिखा है स्प्रिंग फोर्स में से एमजी फोर्स माइनस कर दीजिए। अब बताइए, यहाँ पे हमारे पास आया के एक्स नॉट, और यहाँ पे एमजी, अभी कुछ देर पहले हम लोग ना के एक्स नॉट ही एमजी के बराबर, तो के एक्स नॉट और एमजी को कैंसिल आउट कर दो, तो नेट फोर्स का जो डेटा हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा के एक्स के। नेट फोर्स के जगह लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के इंटू एक्स। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो एम ओमेगा स्क्वायर जो हो जाएगा वो के बराबर हो जाएगा। तो फर्दर हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम। इज इट ओके। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम। हमारे पास आ गया 2 पाई बाई टी का डेटा जो आया वो निकल के चला है रूट अंडर के बाई एम के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 पाई रूट अंडर एम बाई के का जो वैल्यू है वो टी के बराबर हो जाएगा, टी इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो मुझे यही तो पता करना है, पहले ये बात है, समझ में आई सबको।
टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितने के बराबर आएगा बोलो, 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। लगे हाथों बिना टाइम गवाए एक और एक्सटेंशन, एक और एक्सप्रेशन पे हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं। ये है सेकेंड केस। मान लीजिए यहाँ पे एक स्टेशनरी वॉल है, इससे लगा एक पुली लेवर सिस्टम ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक स्प्रिंग सिस्टम ऐसे करके लगा हुआ है, जो कि ग्राउंडेड है, जो ग्राउंड से जाके स्टेशनरी सरफेस से लगा हुआ है, ठीक है। और मुझे पता करना है कि इसका ऑसिलेटिंग टाइम क्या होगा इस ब्लॉक का। तो कैसे पता करेंगे इसका ऑसिलेटिंग टाइम, बहुत अच्छे से देखिएगा। टेंशन फोर्स लगाना चालू करेंगे, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर इसका फोर्स देखो तो इसका वजन नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, लग रहा होगा। और बताइए यहाँ पे अगर लगेगा तो ऑब्वियस बात है तनाव इसके ऊपर भी होगा। अगर ये खींचेगा तो स्प्रिंग इसको अंदर की तरफ दबाने की कोशिश करेगा। दैट इज मान के चलो अगर ये एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे गया तो ऑब्वियस सी बात है इस पे भी एक्स डिस्प्लेसमेंट आया होगा, तो इसको के एक्स ऊपर नीचे लग रहा होगा, फिर ये के एक्स ऐसे लग रहा होगा। क्यों ऐसे के एक्स लगा भाई, ऑब्वियस सी बात है एक्स से ये नीचे आया, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी तो एक्सटेंशन होगा, स्प्रिंग ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट इसमें भी ऊपर की तरफ आएगा तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स लगेगा वो एक्स डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट लगेगा। स्प्रिंग को आप खींचने की कोशिश करोगे, स्प्रिंग दबने की कोशिश करेगी, और कितने से दबेगी, के एक्स से दबेगी। जितना फोर्स यहाँ लगेगा उतना ही फोर्स यहाँ भी लगेगा। यहाँ फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर, के एक्स, क्योंकि एक ही स्प्रिंग पुली सिस्टम यहाँ से क्रॉस होकर इधर आया। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एक ही टेंशन फोर्स इधर से इधर आएगा। तो यहाँ के एक्स लगा है तो इधर भी क्या लगेगा, के एक्स। अच्छा एम जी किधर लग रहा होगा, नीचे। एम जी किधर लग रहा होगा, नीचे। तो अब बताओ जब ये नीचे आ रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये एम जी फोर्स से तो नीचे नहीं आ रहा होगा, ये थोड़ा लिखना गलत होगा। रादर आप एम ए लिखो। क्यों एम ए लिखो, क्योंकि जी से तो बेटा नीचे आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रस्सी से बंधा है तो ग्रेविटी कम तो फॉल नहीं करेगा, ग्रेविटी से कम वैल्यू से फॉल करेगा। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हमेशा कम आया किससे, जी से। अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो फर्दर हम लोग लिख सकते हैं दैट कैन बी रिटन एज, जो के एक्स का वैल्यू आएगा, जो के एक्स का वैल्यू आएगा वो एम वी के बराबर आएगा, एम ए के बराबर आएगा। तो के एक्स की जगह के एक्स लिखा, एम ए की जगह एम इंटू ए की जगह ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल आउट, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के अपॉन एम। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे बोलो, के बाई एम। ओमेगा जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, के बाई एम लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो गया। डिस्टेंस रीजन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन देखो उतना ही है, सेम 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 सेम। दोनों केसेस का सेम आया। मैं फिर से रिड्रॉ कर देता हूँ। अगर आपके पास इस तरीके से एक स्प्रिंग सिस्टम लगा हुआ है, और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर दिस केस, आंसर इज 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। और अगर आपके पास इस तरीके से एक यहाँ पे ऐसे करके पुली लगा है और यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, और मुझे पूछा गया है कि मुझे इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पता करना है, आंसर इज 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। दोनों के केसेस में सेम ही टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ओके, चलो थर्ड में आता हूँ कि थर्ड केस लेके एक बार फिर से टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देंगे डायग्राम को। अब मैं स्प्रिंग से इस तरीके से इसको यहाँ पे ऐसे करके सस्पेंड कर दूंगा, और सॉरी यहाँ पे ले लूंगा मैं एक पुल्ली सिस्टम, और यहाँ से ऐसे करके एक थ्रेड, और यहाँ से एक ब्लॉक। देखो स्प्रिंग को थोड़ा सा अपनी पोजीशनिंग से अलग किया। बाद में इसमें शॉर्टकट बता देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाता है, बट पहले थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करें। चलो मान लेते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ एक्स हुआ होगा, ठीक है, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। ये सिस्टम पूरा का पूरा, ये देखो ये वाला थ्रेड जो है ये ग्राउंड से लगा हुआ है। तो ग्राउंड से लगा हुआ है तो कंस्ट्रेंट रिलेशन नाम की एक चीज होती है। कौन सी रिलेशन, कंस्ट्रेंट रिलेशन। ये जाके बच्चा आपको पढ़ना था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, नहीं पढ़ा तो बात को ध्यान से सुनिए। ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो कहते हैं जो एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है, मान के चलो ये ब्लॉक एक्स डिस्प्लेस हुआ होगा, तो हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट एक्स ही हो जाएगा डाउनवर्ड की तरफ। अब चूंकि ये स्टेशनरी है तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि ये बंधा हुआ है, उसके हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। और इसका डिस्प्लेसमेंट, ऊपर वाले का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट मैं मान लेता हूँ कुछ एक्स डैश हुआ होगा, मुझे नहीं पता कितना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कंस्ट्रेंट रिलेशन, कंस्ट्रेंट रिलेशन के रूल के अकॉर्डिंग ये है कि जो एक्स डैश का डेटा आएगा वो जो होगा इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स के, इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स के मीन वैल्यू के बराबर आएगा। मतलब एक्स
प्लस 0/2 के बराबर आएगा, दैट इज इक्वल्स टू x बाई टू। तो x डैश इक्वल्स टू x/2, तो x डैश का डेटा x/2 के बराबर आ जाए। मतलब क्या हुआ, बात को ध्यान से सुनिएगा फिर से, कि अगर ये भाई साहब x डिस्प्लेसमेंट नीचे आते हैं तो ऊपर वाले भाई साहब x/2 डिस्प्लेसमेंट नीचे आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये कंस्ट्रेंट रिलेशन का रिजल्ट है। ठीक है, इसको दिमाग में ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास ऐसे करके सिस्टम बना हुआ है, यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ x डैश है, इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ x है, इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ 0 है, तो x डैश का जो वैल्यू होगा वो इन दोनों के मीन के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू x/2। तो x डैश का डेटा जो होगा x/2 के बराबर। बोलो आया नहीं आया? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? मुझे तक समझ में आई बात है, x/2। ठीक है, अब मान के चलो कि मुझे पता करना है एक और चीज। लेटर सपोज यहाँ पे ऐसे करके स्प्रिंग लगा हुआ था, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ से थ्रेड्स लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे मास एम लगा हुआ है। ओके, ये वाला धागा इस तरीके से, ठीक। अब मैं मान लेता हूँ कि लेटर सपोज इस पे टेंशन फोर्स लग रहा होगा टी, यहाँ भी टी, इधर भी टी, इधर भी टी, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कुछ टी डैश लग रहा है, ठीक है। तो मुझे टी डैश का डेटा निकालना है, तो टी डैश इक्वल्स टू जो होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, टी प्लस टी के बराबर। तो टी डैश का डेटा जो हो जाएगा वो टू टी के बराबर हो जाएगा, टू टी के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टी डैश ऊपर लग रहा है और टी किधर लग रहा है, नीचे, तो टी डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू टी। अब टी डैश ही तो बताओ स्प्रिंग पे लग रहा है, तो टी डैश एक्चुअली वर्क कर रहा है किसके फोर्स की तरह, स्प्रिंग फोर्स की तरह। यहाँ लिखेंगे स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टी। तो स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू टू टी, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे निकल के आ गया टू टी। अब टू टी लग गया, अब एमजी किधर लग रहा है बताओ, नीचे। एमजी किधर लग रहा है, एमजी किधर वर्क कर रहा है, जल्दी बताओ, नीचे। तो हम यहाँ पे जैसे जगह क्या लिखेंगे, बोले यहाँ से टू टी के बराबर, तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है और टू टी किधर लग रहा है बताओ, नीचे। मतलब टी डैश ही वर्क कर रहा है स्प्रिंग फोर्स की तरह। तो क्योंकि स्प्रिंग पे ही तो स्प्रिंग पे ही ना फ्री स्प्रिंग फोर्स लगेगा, और टी डैश ऊपर लग रहा है, तो टी डैश जो है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भाई साहब, फिर से देख लो, ये दोनों भाई साहब नीचे लग रहे थे ऐसे टी, और टी डैश किधर लग रहा था, ऊपर। तो टी डैश इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, टी प्लस टी, तो टी डैश इक्वल्स टू टू टी। टी डैश ही स्प्रिंग फोर्स का काम कर रहा है, तो एफ एस इक्वल्स टू टू टी लिख दिया। तो यहाँ पे लिखा है एफ एस इक्वल्स टू टू टी, यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई तकलीफ किसी को? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो, स्प्रिंग फोर्स को हम लिखते हैं के इंटू एक्स। ऊपर वाले का डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो एक्स नहीं एक्स डैश था, अभी पीछे देखो स्लाइड में कितना डिस्प्लेसमेंट बना था, एक्स डैश बना था, यही एक्स डैश का डेटा कितने के बराबर, एक्स के बराबर आया था। तो हम लिख सकते हैं के इंटू एक्स डैश इज टू टू टी। लिखेंगे एक्स डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के एक्स बाई टू, दैट इज इक्वल टू टू टी, लिख सकते हैं यहाँ से। तो बताओ टी का डेटा कितने के बराबर हो जाएगा, के एक्स बाय टू इंटू टू दैट इज फोर। तो टी इज इक्वल टू के एक्स बाय फोर आ जाएगा, ठीक है। के एक्स बाय क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, फोर आ जाएगा, ठीक है, के एक्स बाय फोर। अब के एक्स बाय फोर, तो टी की जगह हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू के एक्स बाय फोर। ए की जगह क्या लिखेंगे बोले, जैसे ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, दैट इज के एक्स बाय क्या हो जाएगा, फोर, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय क्या हो जाएगा, फोर एम हो जाएगा, के बाय क्या आ जाएगा, फोर एम। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय फोर एम। तो ओमेगा स्क्वायर का डेटा अगर के बाय फोर एम के बराबर हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय फोर एम हो जाएगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं टू पाई बाई टी, दैट इज इक्वल टू के बाय फोर एम। के बाय क्या चीज, फोर एम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो टू पाई इज अंडर रूट ऑफ फोर एम बाई क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू टी, इज द राइट आंसर, इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। समझ में आई बात है कैसे निकाला? समझ में आई बात है, एक बार और चेक कर लो। मैंने लिखा टी डैश इक्वल्स टू टू टी, टी डैश ही स्प्रिंग फोर्स का काम कर रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू दिस। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हुक्स लॉ से के इंटू एक्स डैश होगा, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स डैश है। एक्स डैश का वैल्यू एक्स बाई टू के बराबर निकाला था, तो वहां से मैंने टी का वैल्यू निकाल लिया। टी की जगह मैंने लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन, ए का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाई फोर एम। तो मुझे ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट अंडर के बाई फोर एम आ गया, दैट इज इक्वल्स टू टू पाई बाई टी, टी का वैल्यू फोर एम बाई के। तो हमारे पास तीन केसेस क्लियर हो गए। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। एक सोच लो, थोड़ा सा लिटिल बिट भास्ट केस है, बट मैं ध्यान से अगर समझाऊंगा तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। देखो कैसे करके, फोर्थ नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। यहाँ एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, स्प्रिंग के साथ एक पुली सिस्टम, यहाँ पे एक स्प्रिंग और लगा हुआ है, और यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया, इस बार दो स्प्रिंग्स लगा दिए, ठीक है।
और मुझे पूछा कि इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, ये कैलकुलेट करके ले आओ। कंडीशन अप्लाई कि इसके स्प्रिंग कांस्टेंट ऊपर वाले का K1 है और इसका K2 है, ठीक है। हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ से K1 है और ये K2 है। अच्छा ठीक है, mg किधर लेंगे, नीचे लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से फोर्सेस लगना चालू होंगे, क्या लगना चालू होंगे, फोर्सेस लगना चालू होंगे, ठीक है। तो मान लो कि इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये जो K2 है, इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ x2 लग रहा होगा, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। क्या लग रहा होगा, x2। और इसके नीचे, ये नीचे जा रहा होगा कितने डिस्प्लेसमेंट से, जल्दी बताओ, x डिस्प्लेसमेंट से नीचे जा रहा होगा। ये भाई साहब x से नीचे, x2 से ऊपर, x से नीचे x2 से ऊपर, और ये वाला x1 से नीचे आ रहा होगा, ऊपर वाला, ठीक है। तो K1 के लिए x1 ले लिया, इसका K2 के लिए x2, मुझे इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ऐसे करके बना लो। ऊपर वाले का बेटा डिस्प्लेसमेंट है x1, इस वाले का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है x2, और इस वाले का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ x है, ठीक है। तो मुझे कंस्ट्रेंट लिखना है, क्या लिखना है, कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट में सेम डायरेक्शन वाले को सेम डायरेक्शन वाले को सेम ही साइन देते हैं, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, बट ये क्या है बताओ, माइनस। तो कैसे लिखेंगे, उस ऊपर वाले का जो मीन पोजीशन है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है x1, वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे बोले, ऐसे प्लस एक्स प्लस ऑफ माइनस x2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। x1 का डेटा कितने के बराबर, x माइनस x2 बटे कितना, 2। यहाँ पे आ गया एक रिलेशन, यहाँ पे x1 का निकल के चला आया, दैट इज इक्वल टू x माइनस x2 बाई 2। यहाँ तक याद रखिएगा, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को नहीं ना। अब सुनो कहानी, ऊपर वाले का कितना है बताओ, x1 कितना है बताओ, x1 समझ में, अच्छे से ध्यान से सुनना, x1 वाला डिस्प्लेसमेंट, इस वाले का x2 आया, तो बताओ x2 आया तो स्प्रिंग तो नीचे ही खींचेगा ना अपने आप को, K2 इंटू x2, बेटा डिस्प्लेसमेंट ना ऊपर है, स्प्रिंग तो सिकोड़ने की कोशिश करेगा तो नीचे, जितना यहाँ पे लगेगा फोर्स उतना ही यहाँ पे लगेगा। मैंने कल ही अभी कुछ देर पहले बताया, एक रस्सी, एक स्प्रिंग ऊपर से ऐसे करके क्रॉस करके गया तो वही फोर्स दोनों तरफ ट्रांसफर होगा। अब ऊपर वाले भाई साहब x1, समझ में आई बात है, तो इधर अगर K2 x2 लग रहा है तो इधर K2 x2 लगेगा, ठीक है। चलो मैं एक फ्लश पेज पे समझा दे, मैंने कहा क्या, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ऊपर वाले का डिस्प्लेसमेंट x1 था नीचे की तरफ, ठीक है, x1 था डाउनवर्ड, इस वाले का बाई तरफ तुम्हारा स्प्रिंग लगा हुआ था, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ था x2, ठीक है। तो K2 इंटू एक्स टू इसका नीचे की तरफ लगेगा, क्यों लगेगा K2 इंटू एक्स टू नीचे, K2 इंटू एक्स टू इसलिए नीचे लगेगा कि ऑब्वियस सी बात है, K2 इंटू एक्स टू इधर नीचे लगेगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे x2 से ऊपर जा रहा था, K2 x2 नीचे लगेगा। ये x1 से नीचे आ रहा है, और ये वाले का जितना इधर फोर्स लगेगा, यही ना स्प्रिंग ऐसे करके पास ऑन हुआ और वो पास होते हुए इधर ट्रांसफर हो गया। जितना डिस्प्लेसमेंट इधर, जितना फोर्स इधर, उतना ही फोर्स इधर भी लगेगा K2 x2, ओके। अब बताओ, ऊपर भी तो स्प्रिंग लगा हुआ था, तो ऊपर वाले स्प्रिंग में x1 का डिस्प्लेसमेंट नीचे, x1 डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा, दैट इज K1 इंटू एक्स वन। आ जाएगा क्या, तो K1 x1 ऊपर, K2 x2 नीचे और K2 x2 नीचे, तो लिखेंगे K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2, दो नीचे लग रहे हैं, K2 x2 प्लस K2 x2, ओके, दैट इज इक्वल टू K1 x1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K2 x2, ओके। तो यहाँ पे x1 का डेटा आ जाएगा तुम्हारे पास 2K2 x2 बाय K1, ओके। आया नहीं आया, ये किसका वैल्यू आया, x1 का आया, ठीक आ गया। ये भी न्यूटन्स लॉ से आ रहा है। तो फोर्सेस बेटा डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्सेस लग रहे हैं, K1 x1 फोर्स लग रहा है, K2 x2 फोर्स लग रहा है, एक ही रस्सी में एक ही स्प्रिंग में एक ही फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू एनएलएम। ये भी x1 का डेटा है, तो इसको सेकेंड इक्वेशन मानो। क्यों सेकेंड मानो, क्योंकि पहले भी तुम x1 का डेटा लेके आओ, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हो। दोनों से x1 निकल के आए तो मैंने क्या करना है, दोनों x1 इक्वेशन को इक्वेट कर देना है। x1 इज इक्वल टू x1, मतलब 1 इज इक्वल टू 2, और x1 का डेटा यहाँ पे है 2K2 x2 बटे K1, और वहां पे जो निकल के आया, जल्दी बताओ यहाँ से, यहाँ पे जो x1 का डेटा निकल के आया, x माइनस x2 बाई टू, x माइनस x2 बाई टू आया, ओके ठीक है। अब यहाँ से तुम x2 का डेटा निकालो, क्यों निकाला अभी समझाते, टेंशन ना ले, पहले निकाले फिर टेंशन ले ले। हमारे पास इक्वेशन क्या है बेटा, 2x2 बाई K1, 2K2 x2 बटे K1 बराबर किसके बराबर है, x माइनस x2 बाई टू, x माइनस x2 बाई टू, ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 4K2 x2 बटे K1 इज इक्वल टू x माइनस x2
इसको ऐसे ट्रांसफर कर दे 4k2x2 बटे k1, यहाँ से x2 ट्रांसफर कर दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा x2 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ आ जाएगा 4k2/k1 प्लस यहाँ से 1 आ जाएगा इज इक्वल टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यहाँ से आ जाएगा x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ से एलसीएम ले लो, यहाँ से k1 एलसीएम ले लो तो यहाँ से आ जाएगा k1 इंटू एक्स बाय 4k2 प्लस k1। उम्मीद करता हूँ इतना मैथमेटिक्स सबको आता होगा, लेकिन किसका डेटा निकालिए तुम, x2 का डेटा निकालिए, किसका डेटा निकाले x2 का। ये क्यों निकाले भैया, तो x2 क्या है तो पहले देख लो, यहाँ से तो क्यों निकाले, x2 निकालने की इतनी जरूरत क्या पड़ गई आपको, x2 निकालोगे बच्चे, यहाँ से हम लोग किसका निकाले बताओ, x2 का डेटा निकालिए, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, x2 का डेटा निकल गया, x2 का डेटा निकल गया, तो अब एक बात बताओ x2 किसके लिए था, कहाँ गया x2, x2 इसके लिए था ना, तो हम लोग बताओ यहाँ पे जो फोर्स, एक मिनट फिर से आ जाओ बच्चे तुम्हें सिखाएं, ये देखो k2x2 लग रहा था यहाँ पे, ओके यहाँ भी लग रहा था k2x2, ये ड्राइंग के लिए सॉरी बट मेरे कॉन्सेप्ट्स के लिए थैंक यू, mg नीचे लग रहा है, एक बात बताओ mg नीचे लग रहा है और k2x2 किधर लग रहा है, ऊपर, और तुमने यहाँ से किसका वैल्यू निकाल लिया है, x2 का वैल्यू निकाल लिया है, x2 के वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दो, तो k2 इंटू बेटा x2 का डेटा कितना है, k1 इंटू एक्स 4k2 प्लस k1, k1 इंटू एक्स 4k2 प्लस k1, ऐसे करके आ गया, m इंटू, मैंने m इंटू जी क्यों लिखना है यार, ये गलती हो जाती है मेरे से, m इंटू जी नहीं होगा ना, मतलब समझो ना यार, मतलब ठीक है m इंटू जी होना चाहिए बट बिकॉज मैं बाद में कहूँगा कि थ्रेड से लगा तो जी ग्राविटी से तो नीचे नहीं आएगा, तो जी की जगह मैं ए लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैंने जी की जगह ए लिखना है, मतलब ए ना, मतलब मैं ये समझा रहा हूँ कि लेटेस्ट सपोज अगर ये आ रहा है धागे से बना हुआ तो जी से तो नीचे आएगा नहीं, तो रादर यहाँ पे ए लिखना ही बेहतर होगा, ए लिखना ही बेहतर होगा, ठीक है, तो k2 इंटू के वन इंटू क्या है x बाय 4k2 प्लस k1 आ गया, बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर, आइए लिखते हैं एम ए बराबर, हमारे पास आ गया रिजल्ट कितना आ गया भैया, भूल जाता हूँ बार बार, k2 k1 बाय 4k2 प्लस k1, k2 k1 बाय 4k2 प्लस k1 इंटू एक्स आ गया, ओके फिर से क्रॉस चेक कर लो गलती ना हो, यहाँ पे m इंटू ए की जगह ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू k2 इंटू k1 बाय 4k2 प्लस k1 इंटू एक्स, एक्स एक्स क्या हो गया कैंसिल आउट, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k2 इंटू k1 बाय 4k2 k1, और यहाँ से हम ले लेंगे 1/m क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ओके, तो ओमेगा का डेटा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ k2 k1 बाय 4k2 प्लस k1 इंटू 1/m, इसको लिखोगे 2 पाई बाई t, और ये आ जाएगा k2 k1 बाय 4k2 प्लस k1 इंटू m 1/m, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ 4k2 प्लस k1 इंटू m बाई k1 इंटू k2, बस उल्टा करके लिखना है, इसको ऊपर ले जाना है इसको नीचे ले जाना है, तो ये आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का डेटा आ गया, नहीं भैया इतना तो आता होगा मैथमेटिक्स, टी को ऊपर ले गया इसको ऊपर लेके चला, तो 4k2 k1 यहाँ ऊपर आ गया और k1 इंटू k2 नीचे आ गया, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, अगर आप फ्रेशली फिर से लिखना चाहते हो तो चलो मैं चेंज कर लेता हूँ कलर, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बराबर डेटा आया तुम्हारे पास 2 पाई अंडर रूट ऑफ m इंटू 4k2 प्लस k1 इंटू नीचे हो जाएगा k1 इंटू k2, बताओ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन चारों केसेस का निकलना समझ में आया या नहीं आया, इज द कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट, जल्दी बोलो भाई, यस और नो, सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये केस समझ में आया क्या, आया क्या, बोलो भाई यस और नो, सारे बच्चे से दरख्वास्त है कि जल्दी से ये वाले केसेस को ना आप लोग कॉपी करोगे अपने नोटबुक में, और फिर हम कल मुलाकात करते हैं और उसके आगे सेशंस को कल हम फिर से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।